स्टूडेंट्स, मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले का जो वीडियो था उसको डाले हुए बहुत दिन हो गया है। कुछ तकनीकी समस्या के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। जो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि अब लगातार आपको आपकी क्लासेस क्या है मिल पाएंगी। तो देखिए, इसके पहले तो हमने लीबिया के बारे में डिस्कशन किया था कि लीबिया में कैसे एक डेमोक्रेटिक नेशन क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। आज हम आगे जो है बर्मा या म्यांमार है ना, के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो भारत का पड़ोसी देश था, कि वहाँ पर कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। तो देखते हैं क्या लिखा है। लाइक इंडिया, म्यांमार टू वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो जैसे इंडिया जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, वैसे ही म्यांमार भी अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी। द कंट्री इज अ प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड रिच इन फॉरेस्ट resources like tick minerals like tin and semi precious stone like sphere and ruby, है ना। तो जो बर्मा था, है ना, वो क्या था, राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। इसके यहाँ जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे वो भी बहुत अच्छे थे, है ना, जिसमें साल के पेड़ और बहुत सारे मिनरल थे। इसके अलावा यहाँ पर, है ना, बहुत सारे, है ना, ठीक है, आपको क्या मिलते थे, स्टोन्स मिलते थे, है ना, जिसमें माणिक हो गया, रूबी हो गया, है ना। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्या था, है ना, ठीक है, मिनरल्स के मामले में भी बहुत रिच था। इस तरीके से एक बर्मा एक कंट्री थी। इट गेंड इट्स इंडिपेंडेंस 5 months आफ्टर इंडिया। तो ये क्या था, इंडिया के, है ना, लगभग 5 महीने बाद इसने क्या थी, स्वतंत्रता क्या है प्राप्त की थी। आगे दिया देखिए, इट बिकेम अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विथ 2 लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर भी क्या था, जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी थी जैसी इंडिया में थी वैसी ही थी, और 2 असेंबली थी जैसे इंडिया में, जस्ट लाइक इंडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वैसे ही क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, इस्टेब्लिश हुई। इट सीम्स लाइक म्यांमार वुड इमर्ज एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। और इससे लगा कि म्यांमार क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में इस्टेब्लिश होगा, जस्ट एज इंडिया डिड, जैसा कि भारत ने किया। बट द कंट्री डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल लीडर और अ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी दैट कुड स्टीयर इट अलोंग द डेमोक्रेटिक पाथ। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, ना तो ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी थी, ना ही लीडर्स थे, न ही जो यहाँ के लोग थे वो इतने ज़्यादा स्टेबल थे कि वो देश को क्या कर पाए, है ना, ठीक है, सही रास्ते पर ले जा पाएँ, या फिर म्यांमार को क्या है ना, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक, है ना, रास्ते पर ले जा पाएँ। तो ये प्रॉब्लम थी कि पॉलिटिकल जो लीडर्स थे या जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी यहाँ पर कमी थी, है ना। तो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए फिर, और डेमोक्रेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हुई। आगे देखिए दिया है डेमोक्रेसी इन म्यांमार, लेकिन कुछ टाइम तक डेमोक्रेसी थी। तो देखते हैं कब तक थी। एन एथनिक बर्माज लीडर आंग शॉन लेड द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस एंड म्यांमार गेन इंडिपेंडेंस ऑन जनवरी 4, 1948, है ना। तो यहाँ पर एक, है ना, एथनिक बर्मीज लीडर, है ना, एक जाति के, है ना, एक जनजाति समूह के लीडर थे, है ना, एथनिक एक जाति थी, है ना, बर्मा में। वहाँ के जो लीडर थे, नाम क्या था, आंग संग, है ना। तो आंग संग जो थे वो यहाँ के लीडर थे, और इन्हीं के, है ना, क्या कह लो, है ना, रास्ते पर चल करके, है ना, बर्मा को क्या हुआ, इंडिपेंडेंस क्या है मिला। और कब मिला, 4 जनवरी 1948। आगे दिया है, इवन थ्रू आंग सन वाज assassinated 6 months earlier prior to the independence, the leaders of a different ethnic groups of Burma and reached an agreement to granted the rights of their tribes and to also include minority community in the democratic process। तो जो आंग सन थे, है ना, उन्होंने, है ना, 6 महीने पहले ही, है ना, कुछ, है ना, वर्क करना स्टार्ट किया था। और इस वर्क में क्या था, है ना, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ बर्मा, जो अलग अलग लीडर्स थे उनसे बात कर रहे थे और उनसे कुछ एग्रीमेंट कर रहे थे, उनको कुछ गारंटी दे रहे थे कि आपके जो राइट्स हैं ना, ठीक है, उनको हम, है ना, नहीं कम करेंगे। जो ट्राइबल्स थे उनके राइट्स को, माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनके राइट्स को। तो आज़ादी के पहले ही ये वर्क कर रहे थे कि जो ट्राइबल्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इनके राइट्स को आज़ादी के बाद हम कम नहीं करेंगे। तो इस तरीके का काम क्या है यहाँ पे कर रहे थे। द एग्रीमेंट अलाउड द कंट्री टू फंक्शन एज अ डेमोक्रेसी इन अ इनिशियल फ्यू ईयर्स। और इसी एग्रीमेंट के कारण, है ना, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स थे तो उनके भी राइट्स उनको दिए। तो इन सब एग्रीमेंट के कारण ही जो कंट्री था, है ना, जो बर्मा था, वहाँ पर शुरुआत के कुछ सालों में डेमोक्रेसी क्या हुई थी, इस्टेब्लिश क्या है हुई थी। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन कंडक्टेड इन 1951, 56 एंड
60 है ना, तो जो 51, 56 और 60 के बीच में इलेक्शन हुआ, वहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया था, भाग लिया था टू इलेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए इन्होंने इस पॉलिटिकल या जो चुनाव थे, इलेक्शन था, इसमें भाग क्या है लिया। तो इस तरीके से चला। अब आगे देखिए मिलिट्री रूल इन म्यांमार। अब कैसे यहाँ पर मिलिट्री रूल क्या है, इस्टेब्लिश क्या है हुआ। म्यांमार फेस्ड मेनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्राइबल राइट्स, है ना। तो म्यांमार में क्या था, है ना, जो जाति थी, है ना, ट्राइबल जाति थी, वो बहुत ज़्यादा थी, और उनके जो राइट्स थे, है ना, तो उनको कैसे, है ना, ठीक है, बढ़ाया जाए या किस तरीके से, है ना, इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, बहुत जटिल समस्या थी कि ट्राइबल्स के राइट को कैसे उनको दिया जाए। द कंट्री रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू एड्रेस एंड रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इन सब को दूर करने के लिए जो म्यांमार था, वहाँ पर क्या चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, है ना, एक मजबूत, है ना, राजनीतिक या मजबूत, है ना, संस्था क्या है चाहिए थी, इंस्टीट्यूशन चाहिए था, जो क्या कर पाए, इनकी प्रॉब्लम को तो एड्रेस कर पाए, पहचाने, और फिर बाद में उसको रिजॉल्व भी कर पाए। बट इट डिड नॉट हैव सच स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसके उलट, है ना, क्या था, बर्मा में क्या था, इस तरीके कोई भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश क्या है नहीं किया गया था। द आर्मी टुक कंट्रोल ऑफ मेनी ट्राइबल रीजन एंड इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल। और इससे क्या हुआ, जो आर्मी थी उसने बहुत सारे ऐसे ट्राइबल रीजन थे जहाँ पर क्या है कंट्रोल कर लिया और मिलिट्री रूल क्या है इस्टेब्लिश किया। मेनी ट्राइब्स टुक अप आर्म टू अपोज द मिलिट्री टेक वॉर। और मिलिट्री ने जो शासन लिया था, तो कुछ एरिया में जो ट्राइबल्स थे वो अस्त्र शस्त्र उठा करके, हथियार उठा करके क्या कर रहे थे, मिलिट्री का सामना भी कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से वर्क ये लोग कर रहे थे। आगे दिया द आर्मी बिगन सरप्राइजिंग द रिबेल्स। और इससे आर्मी को क्या हुआ, है ना, बहुत सरप्राइज हुए, उनको लगा अरे ये जो ट्राइबल्स हैं ये कैसे, है ना, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं। तो इससे आर्मी के लोगों को सरप्राइज हुआ, वो थोड़े से क्या हुए, है ना, ठीक है, चौके, है ना। आगे दिया आर्मी चीफ जेन नेविन, है ना, तो जो वहाँ का आर्मी का चीफ था, है ना, म्यांमार का नाम क्या था, जेन नेविन, ओवर थ्रू द ड्यूल इलेक्टेड गवर्नमेंट। उसने क्या किया, ओवर थ्रू, उखाड़ फेंका, है ना, किसको उखाड़ फेंका, द ड्यूल इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट, है ना, चुनी गई थी या चुनी हुई जो गवर्नमेंट थी, उसको इसने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। इन 1962 एंड टुक ओवर कंट्रोल ऑफ द कंट्री। और 1962 में इसने क्या कर लिया, कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ही ट्राइड टू नेशनलाइज द इंडस्ट्रियल एंड मिनरल रिसोर्सेज। इसने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल था, इंडस्ट्री थी, और जो मिनरल रिसोर्स था, इसका नेशनलाइजेशन क्या है करना स्टार्ट किया। तो मिनरल रिसोर्स सेक्टर, तो जो मिनरल्स थे और जो यहाँ पर, है ना, क्या था, इंडस्ट्री था, इसका नेशनलाइजेशन किया, पूरे देश के लोगों के लिए ओपन किया। एंड ऑल्सो डिक्लेयर्ड फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। और जितने भी सिटीजन्स थे उनके लिए फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल फैसिलिटी, है ना, प्रोवाइड करने की बात कही। Between 1962 and 1965 many laws were passed to control the powerful landlords। और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ बड़े बड़े नियम कानून इसने पास किए, जिससे इनको कंट्रोल किया जाए। एंड कर्ब मनी लेंडिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो उधार लेने की सिस्टम थी ना, मनी लेंडिंग एक्टिविटीज़ है ना, जो उधार लेते थे, इस सिस्टम को भी ख़त्म करने का, कर्ब करने का प्रयास इसने किया। तो लॉ शो टू प्रोटेक्ट द लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ स्मॉल पीजेंट्स। और इन सब लॉ से क्या हुआ, जो छोटे छोटे किसान थे, है ना, उनको उनके राइट्स मिल पाए, और जो किसान थे उनको उनका वर्क मिला। एज वेल एज द इंक्रीज ऑफ शेयर क्रॉपर्स। और इससे क्या हुआ, है ना, ठीक है, जो शेयर क्रॉपर्स थे, है ना, उनकी संख्या क्या है बढ़ी। तो शेयर क्रॉपर्स मीन्स क्या था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, तो उनकी ज़मीनों को, है ना, क्या किया गया, है ना, बोला गया कि आप क्या करिए, इनको अधिया दे दीजिए, है ना। शेयर क्रॉपर्स मतलब बड़े बड़े आदमी आप लोग कुछ मत करिए, है ना, आप खेत दे दीजिए, किसान इसमें खेती करेगा, और जो भी अनाज होगा उसको आप दोनों आधा आधा बांट लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से पीजेंट्स को, है ना, प्रोग्रेस करने के लिए ये लोग वर्क क्या है कर रहे थे। तो जो शेयर क्रॉपर्स थे, है ना, इनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि जो मिलिट्री थी वो रूल कुछ कुछ बना रही थी कि
किसी के पास ज़्यादा ज़मीन होगी तो हम ले लेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, ज़मीन वाले, वो किसानों को दे देते कि तुम खेती करो, आधा तुम खाना आधा हम खाएंगे। तो इस तरीके से है ना क्या कर रहे थे ये लोग, यहाँ पर जो पीजेंट्स थे इनके वेलफेयर के लिए वर्क क्या है इस समय तक कर रहे थे। आगे देखिए, द मिलिट्री रूल्स ट्राई टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल बाय शोइंग देम दैट दे वर्किंग फॉर देयर वेलफेयर। और मिलिट्री जो रूलर्स थे वो है ना ट्राई कर रहे थे कि कैसे लोगों का क्या किया जाए, विश्वास जीता जाए, कॉन्फिडेंस गेन किया जाए कि हम लोगों के लिए ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए ही वर्क क्या है कर रहे हैं। दे नेशनलाइज्ड ऑल इंडस्ट्रीज़ एंड माइंस। इसके बारे में ऊपर भी डिस्कस किए कि जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी, माइंस थी, सबका नेशनलाइजेशन किया, पूरे कंट्री के लिए ओपन किया। दिस ब्रॉट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज अंडर आर्मी कंट्रोल। और इससे क्या हुआ है ना, धीरे धीरे नेशनलाइजेशन तो हुआ, लेकिन इसके ऊपर किसका कब्जा हो गया, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। दिस ब्रॉट ऑल नेचुरल रिसोर्स अंडर आर्मी कंट्रोल। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे ये सब आर्मी के कंट्रोल में हो गए। आर्मी ने क्या कर लिया, इनको कंट्रोल क्या है कर लिया। बट अनलाइक लीबिया वेयर आर्मी रूल लेड टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, म्यांमार सॉ नो प्रोग्रेस एंड द कंट्री बिकेम इंक्रीजनली इकोनॉमिकली इम्प्रोविज्ड, है ना। लेकिन म्यांमार और बर्मा में एक चीज़ देखने को मिला कि लीबिया और म्यांमार में एक चीज़ देखने को मिला कि लीबिया ने जैसा प्रोग्रेस किया वैसा प्रोग्रेस हमको क्या है म्यांमार में देखने को नहीं मिला। और कंट्री जो थी बिकेम इंक्रीजनली इकोनॉमिकली इम्प्रोविज्ड, है ना, बहुत तेज़ी से है ना आर्थिक रूप से क्या हो गई, गरीब हो गई, है ना, यहाँ का पैसा ख़त्म हो गया। प्रॉवर्टी फोर्स द पीजेंट्स टू वर्क ऑन द फॉर्म विच वेयर नाउ रन बाय द आर्मी। किसान मजबूर हो गए, गरीबी इतनी आ गई, किसान मजबूर हो गए कहाँ काम करने के लिए, टू वर्क ऑन द फॉर्म विच वेयर नाउ रन बाय द आर्मी। आर्मी के द्वारा जो खेत थे चलाए जाते थे, खेत थे, उनमें काम करने के लिए ये क्या हो गए, मजबूर क्या है हो गए। द चिल्ड्रन वेयर ऑल्सो फोर्स्ड इनटू बॉन्डेज बाय द आर्मी, है ना। इसके अलावा है ना जो चिल्ड्रंस थे है ना उनको है ना क्या किया जाता था, आर्मी में ज़बरदस्ती है ना क्या किया जाता था, लाया जाता था, बॉन्ड किया जाता था कि आप अब यहीं काम करेंगे। देयर वेयर मेनी एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन अगेंस्ट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर्स। धीरे धीरे जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके ऊपर क्या है कुछ आरोप भी लगे, एलिगेशन भी लगे। क्या एलिगेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन, है ना, ह्यूमन राइट वायलेशन का क्या है इनके ऊपर आरोप क्या है लगा कि जो मानव की स्वतंत्रता होती है, मानव के जो मूलभूत अधिकार, जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो वैसे ही जो मानव के मूलभूत अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके वायलेशन का क्या है इनके ऊपर आरोप क्या है लगा। आगे देखिए दिया है, पीपल वेयर इविक्टेड फ्रॉम देयर होम्स एंड फोर्स्ड टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर्स। लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया, है ना, बेदखल किया गया, और फोर्स किसके लिए किया गया, टू वर्क अ बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मजदूर बनने के लिए इनको क्या किया गया, फोर्स क्या है किया गया, है ना, कि जब तक है ना हम चाहेंगे तब तक हमारे तुम लेबर रह करके काम करोगे। चाइल्ड लेबर ऑल्सो हार्शली एक्सप्लॉइटेड। इसके अलावा चाइल्ड लेबर भी बढ़े और बहुत ज़्यादा है ना कठोर तरीके से इनका शोषण भी क्या है ये लोग कर रहे थे। द प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट मिलिट्री रूल वेयर मोस्टली स्पेयर हेड बाई स्टूडेंट्स। लेकिन धीरे धीरे प्रोटेस्ट है ना हो रहा था, तो जो प्रोटेस्टर्स थे मिलिट्री के खिलाफ वो ज़्यादातर कौन थे, मोस्टली स्पेयर हेडेड बाई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के द्वारा है ना इसका नेतृत्व ज़्यादातर हो रहा था। अ मेजर प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन 1988। और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ, विद्रोह हुआ, वो 1988 में हुआ, विच वॉज ब्रूडली सप्रेस्ड बाय द आर्मी। और जिसको बहुत क्रूरता से, ब्रूडली सप्रेस्ड, क्रूरता से आर्मी के द्वारा दबा दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वेयर किल्ड, है ना, और थाउजेंड्स है ना हजारों है ना जो प्रदर्शनकारी थे, प्रोटेस्टर्स थे, उनको मारा गया, है ना। फॉलोइंग द प्रोटेस्टर्स वन आर्मी फंक्शंस टुक ओवर द रीजन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉमिसिंग टू होल्ड इलेक्शन। अब हुआ क्या, जब आर्मी को लगा कि ये प्रोटेस्टर्स बढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया, एक आर्मी फंक्शन बुलाया और उसमें क्या है ऐलान किया कि हम क्या करेंगे, प्रॉमिस किया कि हम क्या है इलेक्शन क्या है यहाँ पर करवाएंगे और एक गवर्नमेंट यहाँ वर्क क्या है करेगी। इट वाज ड्यूरिंग
दिस पीरियड दैट आंग सन सू की, है ना, और ये इस समय का काल था जब आंग सन सू की जो थी, जो कि इसकी पुत्री थी ना, डॉटर थी किसकी, आंग सन की, है ना, जो यहाँ शुरुआत में वर्क कर रहे थे, तो उनकी जो लड़की थी लॉन्च्ड अ मूवमेंट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन कंट्री, और उन्हें एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि कैसे कंट्री में पॉलिटिकल तरीके से कंट्री को डेवलप क्या है किया जाए। शी हैज़ सिंस एमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ बर्मास स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, और बर्मा के, है ना, डेमोक्रेसी स्ट्रगल की ये लीडर बन करके क्या है उभरी। नाम क्या था इनका, आंग सन सू की, है ना। तो जो आंग सन सू की थी वो कौन थी, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की लीडर थी, और जो उनके पिताजी थे कौन, आंग सन, वो क्या थे, इंडिपेंडेंट, है ना, बर्मा के स्ट्रगल के नेता या पॉलिटिकल लीडर थे, है ना। आगे देख दिए है, म्यांमार्स मिलिट्री रूलर्स डिक्लेयर द इलेक्शन वुड बी हेल्ड इन 1990, और म्यांमार में जो मिलिट्री थी उन्होंने बोला कि अब 1990 में 1990 में चुनाव करवाया जाएगा। द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD विन 80% ऑफ द सीट्स इन द इलेक्शन, और जो नेशनल लीग डेमोक्रेसी थी NLD पार्टी थी उसने 80% सीट जीत ली। पार्टी लीडर्स आंग सन सू की वॉज इन जेल एट द टाइम, और जिस समय ये इलेक्शन हो रहे थे उस समय पर ये जेल में थी। द आर्मी रिजेक्टेड द डिमांड फॉर हर रिलीज एंड डिड नॉट परमिट हर पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और लोगों ने क्या किया है ना, इनसे क्या है बोला आर्मी से कि आप इनको छोड़िए, तो उन्होंने बोला कि हम इनको रिलीज नहीं करेंगे, और साथ में उनको गवर्नमेंट भी बनाने नहीं दिया, है ना। एंड डिड नॉट परमिट हर पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जीतने के बावजूद उनकी पार्टी को क्या है ना, गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया गया। शुंकी वॉज रिलीज आफ्टर द इलेक्शन बट कीप्ड अंडर हाउस अरेस्ट, है ना। तो इनको क्या बाद में छोड़ा गया, लेकिन हाउस अरेस्ट में रखे थे, घर में ही कैद करके रखे थे। हर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड एंड सी वॉज नॉट परमिटेड टू मीट और इंटरेक्ट विथ पीपल, इनकी जो फ्रीडम मूवमेंट थे उसको रिस्ट्रिक्ट किया था, कम किया गया था, घर में ही रहती थी, लोगों से मिलने का परमिशन नहीं था, इंटरेक्ट करने का कोई भी परमिशन नहीं था। शी वॉज नॉट इवन अलाउड टू अटेंड हर हस्बैंड फ्यूरली और मीट हर टू सन्स, इसके अलावा इनके पति की इसी समय मृत्यु हो जाती है और उनके अंतिम संस्कार, हस्बैंड फ्यूरली, है ना, उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाने देते, और साथ में इनके जो 2 लड़के थे उनसे भी इनको मिलने नहीं दिया जाता है। मेनी डेमोक्रेटिक नेशंस इन द वर्ल्ड पुट प्रेशर ऑन द मिलिट्री रूलर्स टू रिलीज ऑल द इम्प्रिजनिस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रिस्टोर द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन म्यांमार, और इन सब को देखते हुए बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक नेशन थे उसने म्यांमार के ऊपर दबाव बनाना, म्यांमार के जो मिलिट्री के रूलर्स थे उनके ऊपर दबाव बनाना क्या है स्टार्ट किया कि आप क्या करिए, जितने भी है ना पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं जिनको कैद किया गया इनको रिलीज करिए, और कंट्री में क्या करिए, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या है इस्टेब्लिश क्या है करिए, है ना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड सैनिटेशंस वेयर इम्पोज्ड ऑन द कंट्री टू मेंटेन प्रेशर ऑन द आर्मी, इसके अलावा इंटरनेशनली जो एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको कम किया गया। आगे दिए एंड ट्रेड सैनिटेशन, ट्रेड के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। वेयर इम्पोज्ड ऑन कंट्री, तो ट्रेड है ना, बोला गया कि हम आपसे ट्रेड क्या है नहीं करेंगे, वर्ल्ड की जितने भी कंट्री थी ये सब बोल रही थी, जिससे क्या हो आर्मी के ऊपर प्रेशर क्या है बनाया जाए। म्यांमार कुड नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट गुड्स, म्यांमार क्या है ना तो अपना सामान कहीं बेच पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा, ना ही कोई सामान कहीं से मंगा पाएगा, नॉर इम्पोर्ट गुड्स, तो ना तो मंगा पाएगा सामान, ना ही दूसरे कंट्री में बेच पाएगा। दिस सेंटेशंस फोर्स द मिलिट्री गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स पॉलिसी, और इन सब प्रतिबंध के कारण जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसको अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करनी पड़ी, अपनी पॉलिसी को चेंज क्या है करनी पड़ी, है ना। और पॉलिसी जब चेंज हुई तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर है ना क्या हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश क्या है हुई, है ना। अब आगे देखिए चेंज इन म्यांमार है कि कैसे म्यांमार में चेंज आता है और फिर कैसे है ना, ठीक है। हम इसके बाद देखें कि कैसे लीबिया और म्यांमार में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो चेंज इन म्यांमार को अब हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।